नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज की सोमैटिक सिम्टम्स का इलाज कैसे किया जाता है, इसको आगे बढ़ाते हुए आज आपसे एक नए और बड़े इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे एनहेडोनिया मतलब कि जब लॉस ऑफ प्लेजर होता है, जिसमें कि प्लेजर मतलब कि बहुत ज्यादा आनंद नहीं आता एक व्यक्ति को, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं आती, किस तरह से एनहेडोनिया जो है वो सोमैटिक सिम्टम्स को बढ़ाने का काम करता है या उसे मेंटेन करे रहता है, और कैसे एनहेडोनिया को कम किया जाए और कैसे लाइफ में प्लेजर लाकर, फिजिकल प्लेजर को बढ़ाकर कैसे सोमैटिक सिम्टम्स को कम किया जाए, इस बारे में कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि एनहेडोनिया जो कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है सोमैटिक सिम्टम्स के कारणों में भी और इलाज में भी, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है साइकोलॉजिकली, मतलब अपनी इमोशंस, अपनी थॉट्स और अपने जो भी साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस हैं उसमें बदलाव लाके कैसे एनहेडोनिया को कम किया जाए, इस बारे में कुछ सजेशंस दूंगा। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि एनहेडोनिया कैसे सोमैटिक सिम्टम्स को पैदा करता है या बढ़ाता है और कैसे इसे मैनेज किया जाए। तो यहां पर हम देखेंगे कनेक्शन एनहेडोनिया और सोमैटिक सिम्टम्स के बीच। जैसा कि मैंने बताया था कि एनहेडोनिया का मतलब होता है नॉट फीलिंग प्लेजर इन डे टू डे लाइफ। अब प्लेजर का मतलब है हमारे को बहुत ज्यादा आनंद नहीं आता। तो मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि दो टाइप का प्लेजर होता है, एक होता है फिजिकल प्लेजर, एक होता है सोशल प्लेजर। फिजिकल प्लेजर का मतलब होता है कि हमें रोजमर्रा के जो फिजिकल सेंसेशंस हैं उनमें प्लेजर नहीं आता। फिजिकल सेंसेशंस जैसे कि टेम्परेचर का एहसास होना, खाना पीना या किसी के टच का, स्मेल का, जो भी ऐसे हमारे जो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो भी सेंसेशंस हो रही हैं, जैसे कि कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं शरीर पर, किसी भी टाइप का सेंसेशन जिसमें कि आम व्यक्ति को प्लेजर आता है, अच्छा लगता है, बेटर महसूस होता है, आनंदित महसूस होता है व्यक्ति, उस टाइप का फिजिकल प्लेजर ना महसूस होना, उसे हम कहेंगे फिजिकल एनहेडोनिया। और साथ ही एक होता है सोशल एनहेडोनिया, मतलब कि सोशल इंटरेक्शंस, लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में, लोगों के प्रति किसी भी तरह की दिलचस्पी दिखाने में मुश्किल होना, लोगों के साथ बैठकर, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, चाहे सोशल मीडिया पे हो, इंटरनेट पे हो या अपने वर्क प्लेस पर घर के लोगों के साथ हो, किसी भी तरह से लोगों के साथ बैठकर चर्चा करने में, अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स मन को शेयर करने में एक व्यक्ति को प्लेजर नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं आता, किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं है। तो प्लेजर ना होना मतलब अच्छा नहीं लगता वो सब करने में, तो उसे हम कहेंगे सोशल एनहेडोनिया है। तो लोगों में अक्सर ये दो टाइप के एनहेडोनिया पाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि जिस पर्सन को सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है उसमें दोनों टाइप के एनहेडोनिया पूरे एक बराबर पाए जाएंगे। किसी में फिजिकल एनहेडोनिया ज्यादा होगा तो किसी में सोशल एनहेडोनिया ज्यादा होगा। और अलग अलग बीमारियों में भी ये जो दोनों टाइप के एनहेडोनिया हैं ये देखे जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत कॉमन है, बाइपोलर डिसऑर्डर में जब डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं तब बहुत कॉमन हो जाता है, और भी कई सारी ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जिनमें सोमैटिक सिम्टम्स हो या ना हो, फिजिकल या सोशल एनहेडोनिया देखने में आ सकता है। तो किसी में दोनों टाइप के एनहेडोनिया होंगे तो किसी में कोई एक टाइप का एनहेडोनिया ज्यादा देखने में आएगा। और इसी के साथ इन दोनों को एक पर्सनैलिटी ट्रेट के तौर पे भी आइडेंटिफाई किया गया है। मतलब कुछ लोगों का पर्सनैलिटी ट्रेट ही ऐसा होता है कि जिंदगी भर उनको कोई एक टाइप का एनहेडोनिया हमेशा बना रहता है। मतलब फिजिकल एनहेडोनिया उनको करीब करीब पूरा लाइफ टाइम बना रहेगा या सोशल एनहेडोनिया भी लाइफ टाइम बना रहेगा। तो ऐसे में उनके अंदर मानसिक बीमारियां होने के रिस्क ज्यादा रहते हैं, जैसे कि डिप्रेशन या सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। तो जब फिजिकल प्लेजर नहीं आता है, जब फिजिकल सेंसेशंस बहुत अच्छी महसूस नहीं होती हैं, तो इसका अंजाम क्या होगा? एक व्यक्ति को अपने बॉडी में होने वाली कोई भी इलनेस रिलेटेड सेंसेशंस जो होंगी वो बड़ा परेशान करेंगी, मतलब सोमैटिक सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो अगर कोई व्यक्ति बचपन से या जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, टीनेजर होता है, यंग एडल्ट बनता है, 20-22 साल की एज आती है, तो अक्सर एक व्यक्ति पाएगा कि उसके अंदर फिजिकल एनहेडोनिया जो है उसका ट्रेट का लेवल हाई है। मतलब उसको खुद नहीं पता चलेगा हाई है, बट उसको फिजिकल सेंसेशंस और जो भी रोजमर्रा के जो फिजिकल
प्लेजर्स होते हैं उसमें कमी महसूस होगी। तो धीरे धीरे जब उसको कोई बीमारी डेवलप होगी या किसी भी तरीके की फिजिकल कंप्लेंट्स डेवलप होंगी, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या होगा, देखा जाएगा कि वो इन सोमैटिक सिम्टम्स की वजह से जो भी फिजिकल सिम्टम्स हैं उनसे बहुत ज्यादा डिसप्लेजर, बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट महसूस करेगा। उसको वो छोटे छोटे सिम्टम्स, प्रॉब्लम्स भी उसको बहुत बड़ी दिखाई देंगी, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होगा। और इसका इंपैक्ट ये आएगा कि जैसे जैसे ये सोमैटिक सिम्टम्स जैसे कि हेडेक हो गया, गैस्ट्रिक इश्यूज हो गए, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स हो गई, हार्ट बीट्स हो गई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, टिंगलिंग सेंसेशंस हो गया, या किसी भी तरीके का बॉडी के स्किन के ऊपर कोई भी ऐसी चीज महसूस होना जिसमें कि एक व्यक्ति को लगे कि या तो मैं बहुत नंब महसूस करता हूं, कुछ भी मुझे महसूस नहीं होता, या किसी भी तरीके की कोई चुभन महसूस होती है, टिंगलिंग महसूस होती है, या डिस्कंफर्ट महसूस होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है बड़ा ही उदासीन सा, बड़ा ही सैड सा, बड़ा ही दुखी सा दिखाई पड़ेगा। और वो उन फिजिकल सिम्टम्स जो सोमैटिक सिम्टम्स हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सोमैटिक सिम्टम्स हैं इनसे वो प्रीऑक्यूपाइड क्यों है? क्योंकि वो इन सिम्टम्स को हटा नहीं पा रहा। क्यों नहीं हटा पा रहा? क्योंकि उसका मूड बहुत खराब रहता है, क्योंकि उसके अंदर फिजिकल एनेडोनिया का ट्रेट काफी हाई पाया जा सकता है। तो फिजिकल एनेडोनिया जब ज्यादा होगा, फिजिकल सेंसेशंस में बहुत प्लेजर महसूस नहीं होगा, तो ऐसे में व्यक्ति जो है हमेशा कंप्लेंट करता रहेगा फिजिकल सिम्टम्स के लिए। उसको बॉडी के अंदर आने वाली अच्छी सेंसेशंस पर भी ध्यान नहीं जाएगा। जब जब उसको सिम्टम नहीं होता, जब जब वो बहुत अच्छा महसूस करता है, चाहे तो कुछ खा पी कर महसूस करे या सोने के बाद उठकर जो एक आराम मिलता है शरीर को, शरीर जो है वो थकान के बाद बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो जाता है। दौड़ भाग करके, फिजिकल एक्सरसाइज करके जो शरीर को जो स्फूर्ति महसूस होती है, एनर्जी महसूस होती है, उसके प्रति एक व्यक्ति का रवैया बड़ा ही नेगेटिव और बड़ा ही न्यूट्रल सा रहेगा। उसको लगेगा कि ये जो सेंसेशंस महसूस हो रही हैं, अच्छी वाली सेंसेशंस, पॉजिटिव रिलैक्स्ड सेंसेशंस, इनकी तो कोई कीमत नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं, वो उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देगा। उनको बढ़ावा देना भी उस पेशेंट को, उस पर्सन को नहीं आता होगा। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, अच्छी नींद लेकर, रिलैक्स करके, मेडिटेट करके, योगा करके एक व्यक्ति अपने फिजिकल अच्छी पॉजिटिव सेंसेशंस को बढ़ावा दे सकता है। ये भी उसको नहीं आएगा एक पर्सन को जिसको कि एनेडोनिया की प्रॉब्लम है, या मतलब ये कहें कि एनेडोनिया का ट्रेट बहुत हाई है। तो ऐसे में क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ ध्यान जा नहीं रहा, नेगेटिव चीजें उसको पकड़ पकड़ के परेशान करेंगी। तो सोमैटिक सिम्टम्स हमेशा जो है वो ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, ध्यान उस पर ज्यादा जाएगा, सेलेक्टिव अटेंशन होगी, कैटास्ट्रोफाइजेशन होगी। छोटा सा भी अगर कोई सिम्टम अगर बढ़ जाएगा तो उसको लगेगा कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी पकड़ रही है। ऐसे में ये जो एनेडोनिया का ट्रेट है ये कई तरीके की मानसिक परेशानियां पैदा कर देगा। और क्योंकि ये ट्रेट है, पर्सनैलिटी का ट्रेट है, मतलब बना रहता है करीब करीब पूरी जिंदगी भर, कभी कभी उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो इस वजह से उस पेशेंट के सोमैटिक सिम्टम्स जाते भी नहीं है, बने रह जाते हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड रहता है। तो ऐसे में जब एनेडोनिया ज्यादा हुआ तो ऐसे में क्या होगा, सोमैटिक सिम्टम्स ज्यादा होंगे। और इसी के उलट अगर हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ ले जिससे कि फिजिकल एनेडोनिया, या मैं इन जनरल यहां पर एनेडोनिया की बात कर रहा हूं, किसी भी तरह से अगर एनेडोनिया को कम किया जा सके तो संभावनाएं पूरी पूरी हैं कि सोमैटिक सिम्टम्स में भी कमी तो आएगी। वो कमी इसलिए आएगी क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने पॉजिटिव फीलिंग सेंसेशंस को एंजॉय करना शुरू करेगा, सिम्टम फ्री होकर वो अपने को बेटर महसूस करेगा, शरीर के साथ अपना कनेक्शन पॉजिटिव बनाएगा, शरीर के प्रति सुकून और स्ट्रेस फ्री, रिलैक्स्ड महसूस करेगा, तो नेचुरली उसका जो कंट्रोल है वो शरीर पर बेटर बनेगा और सोमैटिक सिम्टम्स को जाने में आसानी होगी, सोमैटिक सिम्टम्स से रिलीफ मिलना पॉसिबल हो जाएगा। तो मतलब कि एनेडोनिया में कमी आना, पॉजिटिव सेंसेशंस का बढ़ना, रिलैक्सेशन का बढ़ना और सोमैटिक सिम्टम्स का कम होना, ये सब आपस में रिलेटेड है। तो आगे हम यही देखेंगे कि सोमैटिक सिम्टम्स को कम करने में क्या क्या टेक्निक्स लगाई जा सकती हैं, कैसे अपने को पॉजिटिव बनाया जा सकता है, कैसे फिजिकल एनेडोनिया को कम किया जा सकता है जिससे कि सोमैटिक सिम्टम्स में कमी आए। तो यहां हम अब बात करेंगे कि एनेडोनिया को कम करने के क्या उपाय होते हैं, टिप्स क्या होती हैं। ध्यान से देखिएगा, सारी टिप्स बहुत काम आएंगी। पहली तो टिप जो कि मैं देना तो नहीं चाहता था क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, पर फिर भी इसको मेंशन जरूर करूंगा क्योंकि बहुत से लोगों के लिए यह टॉपिक नया होगा। तो वो यही कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां जो होती हैं और कुछ अन्य दवाइयां जैसे कि एंटीसाइकोटिक दवाइयां भी जो होती हैं वो एनेडोनिया को कम करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां मतलब डिप्रेशन के लेवल को कम करेंगी, एक पर्सन का मूड अच्छा करेंगी, उसका प्लेजर के प्रति उसका रवैया बदलेंगी, उसको अच्छा आनंद महसूस कराएंगी,
डोपामिन का लेवल बढ़ेगा एंटीसाइकोटिक दवाओं से, तो एक पर्सन का एनेडोनिया कम होगा, सोशल फिजिकल दोनों कम होंगे, जिससे कि एक व्यक्ति को सोमैटिक सिम्टम्स में कमी महसूस होगी। और यही अक्सर ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां ही आमतौर पर दी जाती हैं उन लोगों को जिनको सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर हो, या डिप्रेशन की वजह से सोमैटिक सिम्टम्स का होना, या डिप्रेशन में भी एनेडोनिया का हो जाना, इन सब में एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हेल्प करती हैं। सेकेंड टिप, मौज मस्ती मतलब हॉबीज, एंजॉय करने वाली एक्टिविटीज और आनंदपूर्ण गतिविधियों से ज्यादा खुद को व्यस्त रखने से एनेडोनिया को कम किया जा सकता है। आनंदपूर्ण गतिविधियां, प्लेजरेबल एक्टिविटीज, हॉबीज, इनमें अपने को इंगेज रखने से एनेडोनिया में कमी जरूर आएगी। जो लोग लंबे टाइम तक डिप्रेस्ड रहते हैं, जैसे कि डिस्थाइमिया हो गया, या डिप्रेशन भी आता जाता रहता है, या सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर बना रहता है, उन लोगों की अक्सर हॉबीज बहुत कम होती हैं। वो अक्सर देखे जाते हैं कि उनको बहुत ज्यादा चीजों में एंजॉयमेंट नहीं आती। जैसे फिजिकल एनेडोनिया की बात की, सोशल की बात की, ऐसे ही ओवरऑल एक पर्सन को लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। तो ऐसे में लाइफ में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हॉबीज का होना बेहद जरूरी है, और डे टू डे लाइफ में प्लेजरेबल एक्टिविटीज का होना बेहद जरूरी है। उससे एनेडोनिया को कम करने में मदद मिलेगी। हमेशा एक व्यक्ति इंगेज रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उसको एक्साइट करती रहेंगी, उत्तेजना देती रहेंगी, तो उस व्यक्ति के एनेडोनिया कम होकर उसके सोमैटिक सिम्टम्स में भी कमी आएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, नए नए कार्यों में दिलचस्पी लें और अपने को कुछ नया सीखने के टारगेट दें, जिनमें लंबे समय तक संलग्न रहने से आपके भावों में, इमोशंस में बदलाव आएगा। इमोशंस में बदलाव लाना है, मूड अच्छा करना है, तो ऐसे में टारगेट रखने पड़ेंगे, किसी एक्टिविटी में लंबे टाइम तक लगे रहना पड़ेगा, खासकर कि वो जो कि नए कार्य हो, नई नई एक्टिविटीज हो, कुछ नया सीखना हो, कुछ नया करना हो, क्योंकि कुछ नयापन जो होता है वो हमारे दिमाग में डोपामिन का लेवल बढ़ाता है। डोपामिन का लेवल बढ़ेगा, लंबे टाइम तक उस टारगेट में लगे रहेंगे, उसको अचीव करेंगे टास्क को, तो ऐसे में सेरोटोनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे हम मोटिवेटेड रहेंगे, गोल्स अपने अचीव कर पाएंगे। तो एक व्यक्ति के क्योंकि कार्य पूरे हो रहे हैं, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, प्लेजर बढ़ता जाएगा, खुद से संतुष्टि महसूस होगी, डिप्रेशन कम होगा, एनेडोनिया कम होगा, तो ऐसे में सोमैटिक सिम्टम्स भी कम होंगे। चौथी टिप बहुत इंपॉर्टेंट, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस की मदद से खुद को रिलैक्स करें। भाई सोमैटिक सिम्टम्स का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हमारे स्ट्रेस लेवल से होता है, एंजाइटी से होता है, डिप्रेशन से होता है। शरीर में, दिमाग में इतना स्ट्रेस भरा पड़ा है, स्ट्रेस को अगर कम नहीं करेंगे, एंजाइटी कम नहीं करेंगे, तो सोमैटिक सिम्टम्स कैसे कम हो जाएंगे। तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी बेहद जरूरी है। खुद को रिलैक्स करें, अच्छा महसूस कराएं, और रिलैक्सेशन के एहसास पे ध्यान बनाएं, जिससे आपका मन संतुष्ट और आनंदित महसूस करे। दिमाग के अंदर रिलैक्स्ड फीलिंग्स को रजिस्टर करना जरूरी है, दिमाग को आदत डलानी जरूरी है, दिमाग को सिखाना जरूरी है कि रिलैक्स्ड रहना क्या होता है, रिलैक्सेशन की फीलिंग क्या होती है, रिलैक्स्ड रहने पर सुकून जो मिलता है उससे हमारे फिजिकल बॉडी में सेंसेशंस कैसी आती हैं, कैसे हमें रिलैक्स होकर अच्छा शरीर के अलग अलग अंगों में महसूस होता है। जितना ज्यादा इन चीजों पर ध्यान ले जाएंगे, जितना ज्यादा इन चीजों पर फोकस करेंगे, प्लेजर जो आता है हमें, फिजिकल प्लेजर, उस पर फोकस जाएगा, तो ऐसे में हमारा दिमाग भी, शरीर भी रिलैक्स्ड रहेगा, और हमारे दिमाग धीरे धीरे ट्रेन होने शुरू हो जाएंगे, उसकी आदत बनेगी, तो ऐसे में एनेडोनिया कम होता जाएगा और सोमैटिक सिम्टम्स पर जीत हासिल करने में भी आसानी होगी। पांचवी इंपॉर्टेंट टिप, व्यक्तिगत, शारीरिक और सामाजिक स्तर पे होने वाले सकारात्मक अनुभवों को बढ़ावा दें। मतलब पर्सनल, फिजिकल और सोशल लेवल पर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को बढ़ावा दें और उन पर ध्यान दें, उनके बारे में सोचें, प्लान बनाएं, याद करें, विजुलाइज करें, उनके बारे में मन में बड़े बड़े चित्र लेकर आए, प्लानिंग करें, क्या करना है, कैसे करना है, किन लोगों से मिलना है, फिजिकल सेंसेशंस को कैसे पॉजिटिव बनाना है, कहां जाना है, कहां घूमने जाऊं, ट्रैवल पे जाऊं। ट्रैवलिंग जो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कि हमारे फिजिकल एनेडोनिया को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि ट्रैवल करने से जब हम किसी अच्छी जगह पर जाते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे कोई हिली एरिया हो, चाहे कोई बीच हो, कैसी भी जगह हो, वहां हमारे बॉडी में प्लेजर फील होता है, हम अच्छा महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। तो ऐसे में डिप्रेशन का लेवल भी कम होगा और साथ ही सोमैटिक सिम्टम्स को दूर करने में भी मदद मिलेगी। तो इसलिए ऐसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को बढ़ावा देने पर जोर दें, नई नई चीजें करें, अच्छी अच्छी चीजें करें,
कुछ बड़ा ना करें, कुछ बड़ी उम्मीदों के साथ ना जाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं, लंबी लंबी ट्रिप्स पे चले जाते हैं 6-6, 8-8 दिन के लिए, सोचते हैं कि डिप्रेशन दूर कराएंगे, सारी प्रॉब्लम दूर कराएंगे। वहां गड़बड़ हो जाती है। छोटे छोटे ट्रिप लगाते रहें, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस लेते रहें, थोड़ा थोड़ा लोगों के साथ मिलते रहें, थोड़ा सा फिजिकल सेंसेशंस मतलब रिलैक्सेशन पर फोकस करें। इनफैक्ट सेक्सुअल रिलेशंस बनाने का भी यहां पर एक टारगेट रखा जाएगा। अच्छी सेक्सुअल रिलेशंस होंगी हस्बैंड वाइफ की, या किसी भी तरह से आप सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं, उसका भी यहां पर यूज लिया जा सकता है। तो हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स, इमेजेस बनेंगी, जिससे कि एनेडोनिया में कमी आएगी और सोमैटिक सिम्टम्स को कम करने में भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स। अपने मूड और विचारों का विश्लेषण करें, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में किया जाता है। और जिन भी विचारों से मन उदास होता हो, उन्हें चुनौती दें। चैलेंज करना बहुत जरूरी होता है कॉग्निटिव थेरेपी में। और ऐसे विचारों से अपने मन को परिवर्तित करें जो आपको सकारात्मक भावों मतलब पॉजिटिव इमोशंस का अनुभव कराएं। ये कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में बताया है। कॉग्निटिव थेरेपी को यूज करेंगे तो आपके डिप्रेशन का लेवल कम होगा, तो ऐसे में आपको सोमैटिक सिम्टम्स भी कम होंगे। साथ ही सोमैटिक सिम्टम्स को लेकर जो आपके मन में जो नकारात्मक विचार डेवलप हो चुके हैं, नेगेटिव सोचते हैं, अपने को ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही हैं, पता नहीं क्या नुकसान हो जाएगा, बिस्तर पे पड़ जाएंगे, चेकअप कराने पड़ेंगे, कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी तो पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा, मर जाएंगे, पता नहीं क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है। ये जो इतनी सारी जो नकारात्मक सोच बना ली है, जिससे कि आप डरे रहते हैं, फियर बढ़ा रहता है, एंजाइटी रहती है, इनका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके स्ट्रेस लेवल पर पड़ता है और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से आपके सोमैटिक सिम्टम बढ़ते हैं। तो इन सबको कम करने में, स्ट्रेस कम करने में, मूड अच्छा करने में, आपको अपने मूड और विचारों के बीच का जो कनेक्शन है उसे एनालाइज करके, विश्लेषण करके आपको अपने विचारों को बदलना होगा, ताकि आपके मूड पर असर पड़े और आपके सोमैटिक सिम्टम्स कम हो। नेक्स्ट, 7वां, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की आदत डालें। बहुत जरूरी है। अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन पर फोकस करें और लिखकर या किसी को बताकर अपने भावों के प्रति एक खुलापन अपनाएं। हिचके ना। जिन लोगों को डिप्रेशन होगा या सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर होंगे, वो अकेलेपन में ही हमेशा अपने सिम्टम्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते रहेंगे। दूसरों को बताएं, उनके बारे में लिखें, सेल्फ एक्सप्रेशन करें, कोई ब्लॉग बना लें, कहीं पर अपना डायरी बना लें, अपने घर के कुछ ऐसे सगे संबंधी लोग हैं उनसे डिस्कस करें। ये नहीं कि उनसे सारा टाइम बस डिस्कस करते रहे, मुझे बीमारी हो गई, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, डॉक्टर के पास ले जाओ, ये कर दो, वो कर दो। इस बारे में बात नहीं करनी। अपने मन की फीलिंग्स को बताना है। जो भी मन में उदासीनता होती है, लाइफ के गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, लाइफ को ठीक से चला नहीं पा रहे हो, मन अच्छा नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, इन सब को एक्सप्रेस करना है। इसलिए यहां पर फोकस भावनाओं पर है। अपने सिम्टम्स के बारे में मत बताते रहो। इनफैक्ट इसके लिए तो डिस्करेज किया जाता है। ज्यादा सिम्टम्स के बारे में बात करने से सिम्टम्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके बारे में नकारात्मकता बढ़ जाती है। भावों को अभिव्यक्त करने से अपनी भावनाओं के प्रति समझ बढ़ती है, दबी हुई भावनाएं बाहर आती हैं और मन सकारात्मक होता है। तो इमोशनल एक्सप्रेशन बेहद जरूरी है। इसको अगर आप घर के लोगों के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, हस्बैंड वाइफ आपस में नहीं कर सकते, तो फिर थेरेपिस्ट से मिलें। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट 8वीं टिप, पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाने पर जोर दें। पॉजिटिव इमोशंस, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कुछ पॉजिटिव इमोशंस की लिस्ट दी हुई है आपको, मतलब कुछ बताया है कि जिनको बढ़ावा देने पर जोर देना है। जैसे आनंद, जॉय, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, रुचि, इंटरेस्ट, आशा, होप, गौरव, प्राइड, मनोरंजन, एम्यूजमेंट, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, अचंभा, ऑ, वंडर, उत्तेजित, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट, दूसरों का उपकार करना, ऑल्ट्रुइज्म, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, राहत, रिलीफ, स्नेह, एफेक्शन, उत्साह, चीयरफुलनेस, आश्चर्य, सरप्राइज, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, प्रशंसा, एडमिरेशन, जोश, एंथुजियाज्म, उत्सुकता, ईगरनेस, उत्साह, यूफोरिया, संतोष, कंटेंटमेंट, उपभोग, एंजॉयमेंट, खुशी, हैप्पीनेस, आशावाद, ऑप्टिमिज्म, प्यार, मोहब्बत, लव। ये जो सारी पॉजिटिव इमोशंस हैं, इस लिस्ट को लिख लो, दिमाग में गांठ बांध लो। इनके ऊपर वर्क करना किसी भी टाइप के मेंटल इलनेस के पेशेंट के लिए बेहद जरूरी होता है। इन पॉजिटिव इमोशंस पर अगर वर्क कर लिया और इनको अगर बढ़ावा देने पर किसी तरह से जोर दे दिया और अलग अलग एक्टिविटीज ऐसी कर ली जिससे कि इन इमोशंस को बढ़ावा मिले, मैक्सिमम
मेंटल इलनेस रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आसानी से हैंडल हो जाएंगी। इन सभी सकारात्मक भावनाओं के अनुभवों को अधिक से अधिक अपने व्यवहार और आदतों में लाएं। अतीत में हुए इन अनुभवों का एक रिकॉर्ड रखें या उन्हें बार बार याद करें या उन्हें दूसरों से साझा करें या इनके बारे में विस्तार से लिखें। अब ये हो गई आपकी एक एक्सरसाइज, जैसे जर्नलिंग करना, दूसरों को एक्सप्रेस करना, इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज करना। इस बारे में कभी बहुत फुर्सत से बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगा, कुछ वीडियोस बनाऊंगा अलग से जो इन्हीं पर फोकस करेंगी। पर यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ावा देने पर किसी ना किसी तरह से जोर देना है। एक तो पॉजिटिव इमोशंस है तो ऑब्वियसली माइंड अच्छा होगा, हमारी इमोशंस अच्छी होंगी, हमारा डिप्रेशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, वो सब तो है ही है। पर साथ ही हमारे दिमाग की, हमारे शरीर की और हमारे मन की जो पॉजिटिव फील करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी, क्योंकि हमारा थेरेपी का पूरा टारगेट, पूरा पर्पस यही होता है कि कैसे हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को इतना बढ़ा दें कि दिमाग की आदत हो जाए पॉजिटिव सोचने की और दवाइयों पर निर्भरता ना रहे, कुछ भी ऐसी चीजों पर निर्भरता ना रहे जिससे कि हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम लाइफ में किसी तरह से सकारात्मकता लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऐसी कुछ एक्टिविटीज या थॉट्स बार बार करनी, सोचनी पड़ेंगी जिससे कि हम पॉजिटिव ही फील करें। आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में बहुत पढ़ते होंगे, बहुत सुना होगा, पर मैं आज आपको ये बता रहा हूं पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर अगर वर्क कर लिया तो पॉजिटिव एफर्मेशन से भी कई गुना ज्यादा आप इंपैक्ट देखोगे अपने मेंटल हेल्थ में। तो ये एरिया, ये टॉपिक आपको पकड़ के चलना है और इन सभी एरियाज पर जो भी मैंने बात करी, ये जो सभी जो टिप्स थी जिसके बारे में मैंने बात करी, अगर आपने ढंग से इन पर वर्क कर लिया तो आपको एनेडोनिया को कम करने में और साथ ही सोमैटिक सिम्टम्स को कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये रही पूरी डिस्कशन एनेडोनिया और सोमैटिक सिम्टम्स के बारे में। मैं आपको दावे से कहता हूं पूरे YouTube पर शायद ही आपको कोई ऐसी वीडियो मिलेगी जो एनेडोनिया के एरिया को डिस्कस कर रही है, वो भी सोमैटिक सिम्टम्स के मामले में। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर हो या डिप्रेशन में और किसी भी दूसरी बीमारी में आने वाले सोमैटिक सिम्टम्स हो या कोई भी ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें कि एनेडोनिया का बहुत बड़ा रोल होता है, उसे समझना बेहद जरूरी है। और आप जानते हैं, डॉक्टर से भी शायद आप मिले होंगे तो आपके डॉक्टर्स ने बताया होगा एनेडोनिया के बारे में या आपने इंटरनेट पर पहले पढ़ा होगा। एनेडोनिया एक पर्सनैलिटी ट्रेट भी है और एनेडोनिया एक स्टेट भी होता है। मतलब ट्रेट और स्टेट दोनों इसका नेचर होते हैं। स्टेट का मतलब यह है कि सिर्फ डिप्रेशन के टाइम पर कई लोगों को एनेडोनिया ज्यादा महसूस होता है, वो तो दवाइयों से आसानी से चला जाता है। पर जिन लोगों में ट्रेट एनेडोनिया है वो लोग अक्सर लंबे समय तक, पूरी जिंदगी भर किसी ना किसी तरह से एनेडोनिया के ज्यादा होने की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं। उनको लाइफ में ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं मिलती। अक्सर वो लोग बताएंगे कि हमें ये एंजॉयमेंट नहीं आती, वो नहीं होता, हमारा ऐसा स्वभाव है, ऐसा नेचर है, कुछ ना कुछ बताएंगे। और इनमें से ही काफी सारे लोगों में सोमैटिक सिम्टम्स काफी ज्यादा मिलेंगे। तो यहां ध्यान दें कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के मैनेजमेंट में जो भी मैं एरियाज, जो भी टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूं, उसके अंदर साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। ये बात ध्यान से बिल्कुल ना निकालें कि ये सारे जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं, टिप्स हैं, ये सब साइकोलॉजिकल नेचर की हैं। जब तक हम सोमैटिक सिम्टम्स के इन प्रॉब्लम्स को साइकोलॉजिकली नहीं देखेंगे और इन्हें मैनेज करने की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे तो सोमैटिक सिम्टम्स में कमी नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम्स जिंदगी भर बने रहने वाली प्रॉब्लम्स में से एक होती हैं, इसलिए सही तरह से इनको समझना है। ऐसे बहुत से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस करता रहता हूं, आगे भी इस सीरीज के साथ बने रहें। बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे एरियाज हैं जो कि इसमें मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। और जैसा कि आप देखेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा, जो कि यूट्यूब पे और कोई डिस्कस नहीं करता। क्योंकि हर बीमारी के अंदर बहुत से ऐसे एरियाज, इश्यूज होते हैं जिनको समझना जरूरी होता है ताकि अच्छे से उस बीमारी का इलाज किया जा सके, उसके लक्षणों को मैनेज किया जा सके। और मेरे चैनल पर मेरी जो पूरी वीडियोस को बनाने का जो मकसद है वो यही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सके वो मेंटल हेल्थ के सारे एरियाज पर बात की जाए। किसी भी दूसरे चैनल पर आपको ये कभी नहीं मिलेगा। तो इस चैनल के साथ बने रहें और वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।